हाँ, तो आज अपन आपकी पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, जिस बुक का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेकंड या लोकतांत्रिक राजनीति 2, ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे अपन। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। नाम है पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी, ठीक है। इस वर्ड का क्या मतलब, पहले तो ये समझो कि देश, जैसे हमारी कंट्री, हमारा देश भारत है, ठीक है। इस भारत के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर कोई गवर्नमेंट हर किसी जाति, हर किसी धर्म, हर किसी कैटेगरी, ST SC OBC, हर किसी जनरल, हर किसी कैटेगरी के लोगों को मंत्री बनाती है। मतलब उन सब के अंदर जो पावर शेयरिंग है, जो सत्ता की साझेदारी है, उसको अपनाया जाता है। उसे बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि आपको पता है हमारा देश इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसमें हर धर्म के लोग, ठीक है, होते हैं। उन सब को अपन को क्या, हर भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन सब को अपन को, हर संस्कृति को, हर भाषा को, हर धर्म को, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए अपन उनका जो इनका अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारी गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। और हमारी सरकार इसका विशेष ध्यान रखती है और रखना भी चाहिए, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा पॉपुलेशन जिसकी होगी फिर उस हिसाब से तो वो जीतेंगे, फिर उन्हीं की सरकार बनेगी, जो कि सही नहीं है। हमेशा कैटेगरी या फिर हमेशा ये चीज़ें जो होती है वो होनी चाहिए। ये खूब जगह ये होता भी है कि जैसे जहाँ पर भले ही माइनॉरिटी के अंदर कोई लोग हैं, मतलब अल्पसंख्यक जो लोग हैं, फिर भी वहाँ उनकी सीटें फिक्स कर देते हैं कि 3 या 4 सीट इनकी होगी तो होगी। वहाँ पर उनके कैंडिडेट ही खड़े होते हैं, भले ही चाहे अदर जाति धर्म के लोग भले ही ज़्यादा क्यों ना हो। उससे क्या होता है कि पावर शेयरिंग सब में बराबर रहती है, ठीक है। वही चीज़ अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है, क्योंकि ये चीज़ें अभी आपको सिखाई जा रही है। अभी से आप प्रिपेयर हो रहे हो कि क्या होती है पावर शेयरिंग, क्या है राजनीति, कैसे हमारी सरकारें चलती है, कैसे कैसे काम होता है। ये चीज़ें सीखने का मौका है। NCERT इसीलिए दी बेस्ट बुक होती है, बहुत अच्छा सिलेबस है। अब इसकी अपन बात करें अगर, तो सत्ता की साझेदारी अपन बात करेंगे इस आपके चैप्टर के अंदर। एक तो बेल्जियम, ठीक है, और एक बात करेंगे अपन श्रीलंका। 2 देश की इसके अंदर बहुत अच्छे से डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो बेल्जियम और एक है श्रीलंका, ठीक है। 2 देशों की बात करेंगे और इन 2 देशों से आपको ये सीखने को मिलेगा कि इन 2 देशों के अंदर क्या क्या, कैसे कैसे लोग हैं, किस किस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, और कैसे कैसे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कैसे विवाद होता है, क्या इनका सोल्यूशन होगा, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं बात करूँ अगर बेल्जियम की, और एक बात फिर बता दूँ कि बहुत ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन जो मैं चार्ट बनवा रहा हूँ, एक बड़ा सा अच्छा सा चार्ट बनाऊंगा लैंग्वेज का, इस चार्ट को अच्छे से ऐसे कैसा उतारना, पता नहीं कितने इक्वेशन तैयार हो जाएंगे उस छोटे से चार्ट से, ठीक है। बात करता हूँ बेल्जियम की। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेल्जियम की। तो देखो, हर किसी देश की अपन मान लेते हैं कि 100% लैंग्वेज, तो 100% लोग, सॉरी, तो यहाँ है इसकी जातीय बनावट की अपन बात करते हैं। बनावट या बनावट बोल दो, चाहे जातीय बनावट या बनावट एक ही बात है, यानी कि एथेनिक कॉम्पोजिशन। तो इसकी मैं अगर बात करूं जातीय बनावट की, इस देश के अंदर कैसे कैसे लोग, कैसी कैसी भाषा वाले लोग रहते थे, तो ध्यान से समझना। 59% लोग जो है ना, 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते थे। फ्लेमिश, पूरी बात को समझना, ये बेल्जियम के एक जगह का नाम है फ्लेमिश, ठीक है। इस फ्लेमिश इलाके के अंदर रहते थे और डच भाषा बोलते थे, डच भाषा, ठीक है, DUTCH, डच लैंग्वेज ये बोलते थे। ये कहाँ रहते थे? फ्लेमिश क्षेत्र, पूरा लिख लो। फ्लेमिश क्षेत्र का मतलब होता है फ्लेमिश रीजन, ठीक है, यानी कि फ्लेमिश क्षेत्र के अंदर रहते थे और डच लैंग्वेज बोलते थे 59%। बात आती है नेक्स्ट 40% लोग। 40% लोग ये फ्लेमिश इलाका, जैसे हमारे इंडिया के अंदर दिल्ली है, जयपुर है, ये अलग अलग सिटी, वैसी उसका भी एक जगह थी, ठीक है, फ्लेमिश। नेक्स्ट जो डच 2 भाषाओं वाले लोग हैं, फ्रेंच, वो रहते थे वेलोनिया में। दूसरा क्या है? वेलोनिया क्षेत्र, ठीक है, वेलोनिया क्षेत्र में रहते थे और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच भाषा। पूरी बात को ध्यान से समझना। एक बार ये अगर समझ में आ गया ना तो कोई टेंशन नहीं है फिर। वेलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच लैंग्वेज ये बोलते थे, ठीक है। और पीछे बच गया 1% लोग। ये लोग कहीं पर भी पूरे देश में थोड़े थोड़े लोग रहते थे।
ये जर्मन लैंग्वेज बोला करते थे, ठीक है, जर्मन भाषा। चलो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। यानी कि अपन बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम की 100% पॉपुलेशन, उसकी 59% फ्लेमिश क्षेत्र में रहती थी, डच भाषा का प्रयोग करती थी। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले जो थोड़े थोड़े हर जगह रहते हैं, वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मोटा मोटी रेशियो बताया जाता है, वो अपन को याद करना है। ये 100% डेटा भी याद करना है, 59, 40 और 1 वैसे भी कोई मुश्किल नहीं है। फ्लेमिश क्षेत्र में डच भाषा, वेलोनिया क्षेत्र में फ्रेंच भाषा फ्रेंच, और जर्मन लैंग्वेज जर्मन भाषा 1%, ठीक है, ये बात है। अब एक चीज़ और है, जैसे हमारी हर किसी स्टेट की एक राजधानी होती है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, जैसे न्यू दिल्ली अगर हमारे देश की नई दिल्ली राजधानी है, वैसे ही इसकी राजधानी थी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स इसकी राजधानी थी, ब्रुसेल्स, ठीक है। इस ब्रुसेल्स राजधानी के अंदर अलग मामला था थोड़ा सा, सिर्फ राजधानी के अंदर, जिसे हमारा पूरी बात को ध्यान से समझना है। और ये चार्ट समझ में आ गया ना, तो 7 से 8 क्वेश्चन तैयार होंगे। अभी बताऊंगा कैसे, आए हुए क्वेश्चन है सीधे सीधे। ब्रुसेल्स राजधानी है, बेल्जियम की कैपिटल है। क्या है? कैपिटल। ब्रुसेल्स राजधानी है, यानी कि कैपिटल है बेल्जियम की। राजधानी जिसका नाम ब्रुसेल्स, वहाँ पर मामला अलग है, ये देश का मामला है। देश में तो इस हिसाब से पूरे देश में ओवरऑल रेशो देखा जाए तो ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस एक जगह की बात की जाए, ब्रुसेल्स की बात की जाए, तो 80-20 का रेशियो है। 80% लोग, ध्यान से समझना, 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच भाषा बोलते हैं 80% लोग, और 20% लोग, मात्र 20% लोग डच भाषा का प्रयोग करते हैं। ये है मामला। यानी कि अगर अपन ओवरऑल देश की बात करें तब तो 59, 40 और 1% का रेशो था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्रुसेल्स की बात की जाए तो मामला अलग है। 80% फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, 20% डच भाषा का प्रयोग करते हैं। अब सीधी सी बात है, जबकि ओवरऑल ये माइनॉरिटी के अंदर है वैसे देश के अंदर तो, लेकिन इस एक जगह की बात की जाए तो ये मेजॉरिटी के अंदर है। मतलब वैसे तो ये फ्रेंच भाषी लोग जो कि हमारे यहाँ पर इनके यहाँ वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं वो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, लेकिन इस जगह ये मेजॉरिटी है, बहुसंख्यक है, ठीक है। ये भी आपको रेशो ध्यान रखना है। लेकिन ये भले ही पूरे देश के अंदर, मतलब बेल्जियम के अंदर कम संख्या में है, क्योंकि मात्र 40% ही है ये, जबकि वो 60% के करीब हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा पावरफुल है ये। कौन? फ्रेंच भाषी लोग। ये पैसे वाले लोग हैं, ये पैसे वाले लोग हैं इकोनॉमिक दृष्टि से, मतलब आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिकली और एजुकेशन के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से बहुत ज़्यादा ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। सीधी सी बात है, जो पैसे वाले होंगे वो अच्छे ही होंगे। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज होंगे। अच्छे का मतलब यहाँ पर वो नहीं है पैसे वाले लोग ही अच्छे होते हैं। पैसे वाले लोग का मतलब उनकी इकोनॉमिक दृष्टि यानी आर्थिक स्थिति और उनकी जो शिक्षा है, क्योंकि वो पैसा होगा तो अच्छे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हैं, जबकि जो पुअर लोग होते हैं, जो कम पैसे वाले लोग होते हैं, वो उतनी अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पाते। तो वो सब कारण है जो अपन नॉर्मल अपनी लाइफ में देखते भी हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग थोड़े रिच हैं, मतलब पैसे वाले हैं और पढ़े लिखे ज़्यादा है। अब यही एक बड़ा कारण बनेगा आगे जाके कि ये फ्रेंच भाषी लोग और डच भाषी लोग आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो उनका सलूशन भी बाद में आएगा, ठीक है। तो ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब बात करता हूँ मैं श्रीलंका की। श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका के अंदर 2 कैटेगरी है। सिंहली भाषा के जो लोग हैं ना, जो सिंहली भाषा का प्रयोग करते हैं, वो 74% लोग हैं। सिंहली लैंग्वेज, SINHAL, थोड़ा सा इंग्लिश में अलग स्पेलिंग है, ठीक है, सिंहाला ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो सिंहली लैंग्वेज है वैसे हिंदी में, ये लैंग्वेज बोलते हैं, ध्यान रखना। ये 74% लोग हैं। और एक है तमिल, बात को समझनी है, तमिल भाषा बोलने वाले लोग। मैं बेल्जियम की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रीलंका की बात कर रहा हूँ। तमिल लैंग्वेज, ठीक है। तो 2 जगह के लोग थे ऐसा मान लो।
एक तो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग और एक तमिल भाषा बोलने वाले लोग, और तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे 18%। और इनमें भी एक दो मामला था, इसमें भी दो कैटेगरी थी। कैसे कि जब वो औपनिवेशिक काल था, जो कॉलोनियल पीरियड था, उस टाइम पर हमारे देश के लोग भी श्रीलंका के अंदर बिजनेस करने के लिए गए थे। तो इसलिए इनमें दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी कौन कौन सी कि 13% लोग तो हैं, वो तो हैं श्रीलंकन तमिल, ठीक है, वो तो श्रीलंका के ही हैं, तो उनको अपन बोल देंगे श्रीलंका का के तमिल, ठीक है, यानी कि श्रीलंका के तमिल, श्रीलंकन तमिल या फिर श्रीलंका के तमिल, वो तो ये हैं। और 5% लोग, मात्र 5% लोग ये हैं भारतीय तमिल, ठीक है, भारतीय तमिल यानी कि इंडियन तमिल है ये, इंडियन तमिल, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये इंडियन तमिल भी है 5% लोग। तो ध्यान रखेंगे आप, श्रीलंका की जातीय बनावट थोड़ी अलग है, यानी कि जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो तो डिफरेंट है। सिंहली भाषा सबसे ज़्यादा लैंग्वेज वाले लोग हैं 74%, तमिल लैंग्वेज मात्र 18%, उसमें भी 5% इंडियन है और 13% श्रीलंकन है, ठीक है। और अब बात आती है 7% और 7% लोग हैं वो क्रिश्चियंस हैं, जिसको अपन बोलते हैं ईसाई। तो 7% लोग हैं वो ईसाई है, यानी कि क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस। ये 7% लोग हैं, लेकिन इनकी खास बात ये है कि ये तमिल भी बोल लेते हैं और सिंहली भी बोल लेते हैं, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं ये, तमिल और सिंहली। तो ओवरऑल वो मोटा मोटी देखा जाता है ये 74 है, ये 7 और ये 18, लगभग 99 होते हैं, लेकिन वो 100% ही मान के चलो। इस हिसाब से ये श्रीलंका की जातीय बनावट है, ये स्ट्रक्चर ऐसे अगर से आपको बनाना है, और ये बेल्जियम की है। अगर ये चीज़ें आपने याद कर ली, बताऊँ कितने क्वेश्चन तैयार हुए एग्जाम में। क्वेश्चन क्या आएगा कि श्रीलंका के अंदर सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों का परसेंट कितना है, ऑप्शन रहेंगे। या फिर ये पूछ लेगा कि श्रीलंका के अंदर सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग को कि कौन है, तो सिंहली है। किस भाषा को बोलने लोग हैं मतलब, तो सिंहली भाषा को बोलने वाले हैं। तमिल लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, इंडियन तमिल कितने हैं, श्रीलंकन तमिल कितने हैं, ये चीज़ें, ईसाई कितने हैं। फिर ब्रुसेल्स में पूछ लेगा कि फ्लेमिश क्षेत्र में डच भाषी कितने हैं, फ्रेंच भाषी कितने हैं, जर्मन लैंग्वेज कितने हैं, कहाँ रहते हैं। ये सब बातें, इतना कॉन्फ्लिक्ट आपको अगर नजर आया होगा, अपने इंडिया में भी ऐसा ही है, बहुत जगह 28 स्टेट है, उसमें डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, डिफरेंट कल्चर है। लेकिन हमने सबको ध्यान में रखते हुए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी हर जगह से एक मंत्री है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सब जगह से। वैसे ही अब इन दोनों के बीच में, जैसे श्रीलंका के अंदर तमिल और सिंहली के बीच में विवाद होगा, सीधी सी बात होगा, डिस्प्यूट होगा, क्योंकि ये ज़्यादा संख्या में है, तो सीधी सी बात है, कुछ गड़बड़ करेंगे तो दोनों के बीच में लड़ाई होना तय है। और इन दोनों के बीच में फ्लेमिश डच भाषी और फ्रेंच भाषी के बीच में लड़ाई होगी, इनके भी मामला तय हैं। वो कैसे होगी, क्या सॉल्यूशन होंगे, वो अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे गवर्नमेंट चलती है, कैसे कोई 2 कैटेगरी या 2 ग्रुप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो गवर्नमेंट कैसे बैलेंस करती है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, हाँ, तो इतनी बात समझ में आने के बाद में अब ये समझना है कि एग्जाम के अंदर ये बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाता है 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स का, ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाया मैंने, ठीक है। क्योंकि मेरी आदत, मैंने आपको पहले भी कहा था कि नोट्स बहुत शानदार बनाएंगे, लिखना भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रिटर्न सबसे मेन होता है। और ये क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर पूरा बेल्जियम कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था, इनकी बेल्जियम के अंदर जो जो बातें हुई थी सारी इस क्वेश्चन में मैंने लिख दी। अब वो अगर छोटा आता है क्वेश्चन तो वो भी लिख सकते हैं, और बढ़ाएगा तो फिर तैयारी है अपनी। क्वेश्चन है कि बेल्जियम के 2 प्रमुख भाषाई समुदायों में परस्पर संघर्ष के क्या कारण थे, ठीक है। इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया गया, विस्तार से बताइए, ठीक है। यानी कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 मेजर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज ऑफ बेल्जियम, हाउ वाज दिस प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। पूरा अपन को फुल्ली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आंसर देखते हैं। हालांकि मैंने पूरा प्रोसेस आपको, जैसा वो पूरा चार्ट बनाया था, वो अगर दिमाग में फिट है तो ये इजी हो जाएगा, लेकिन लिखना कैसे है वो समझो। ये पहला क्वेश्चन, हालांकि स्टार्टिंग में मैंने आपको सीधा कारण लिख दिया, रीज़न, ठीक है। लेकिन आप ये चाहो थोड़ा लैंग्वेज में लिख सकते हो कि बेल्जियम के 2 प्रमुख भाषाई समुदाय के परस्पर संघर्ष के निम्न कारण थे, ठीक है। रीजन आर फॉलोइंग्स थोड़ा करके लिख सकते हो। अभी तो अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं कि पहला पॉइंट, बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत जटिल है। ये तो अपने देख ही लिया, बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब कि वेरी कॉम्प्लेक्स थी। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल थी। क्यों थी
कि इस देश की जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन जनसंख्या का 59% भाग आपको पता है फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और डच भाषा बोलता है। ठीक है, जैसा कि चार्ट मैंने आपको बताया 59% फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और डच भाषा बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। फिर 59 और 40 1% और, तो 1% लोग जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं। अब ये बड़ी दिक्कत हो गई। कैसे कि ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन जो है उसका 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश में रीजन में रहने लगे और डच भाषा बोल रहे हैं। 40% लोग हैं वो वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं और बाकी 1% बेल्जियम भाषा बोलने वाले लोग हैं जो जर्मन में रहते हैं, है ना। अब दिक्कत ये हुई कि अब ये इतने भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग कल्चर हैं, रीजनल प्रॉब्लम है, तो सीधी सी बात है आपस में संघर्ष तो होगा। और मेन संघर्ष होता है इनके, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है राजधानी के अंदर, कैपिटल के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो इसकी देश की राजधानी है ना ब्रुसेल्स, देखो पूरे देश का रेशियो अलग है, राजधानी का अलग है। यहाँ पर 80% जनता फ्रेंच भाषा बोलती है जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। जबकि ऊपर ओवरऑल देश के अंदर 40% लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, लेकिन राजधानी के अंदर अकेली सिर्फ कैपिटल में, जैसे मैं कहता हूँ कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है, ऐसे ही अपन तो उस राजधानी के अंदर मैं यूपी कह दूँ लखनऊ, तो जो राजधानी है हरियाणा की चंडीगढ़, उस राजधानी के अंदर सपोज कह दिया कि 80% जनता बोलती है और पूरे हरियाणा के अंदर अगर कह दिया कि वो 40% ही है, तो सीधी सी बात है जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होगा। तो ब्रुसेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो गई क्योंकि 80% जनता एक ही लैंग्वेज बोलती है जिसका नाम है फ्रेंच। बाकी 20% लोग ऐसे हैं जो डच बोलते हैं। एक तो ये कारण। दूसरा कारण कि बेल्जियम के अंदर जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो अल्पसंख्यक है, सीधी सी बात है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ के अंदर है। माइनॉरिटी में क्यों है? क्योंकि वो 40% ही लोग हैं। राजधानी के अंदर तो 80% है, लेकिन वैसे देश के अंदर 40% ही है। तो जो हालांकि वो माइनॉरिटी में है 40% है, लेकिन वो पैसे वाले लोग हैं, और जो पैसे वाले होंगे वो हर तरह से मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं। सीधी सी बात है, पैसा है तो सब कुछ है, वो वाली चीज़ है। तो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ठीक है, वो पैसे वाले थे और अच्छे खासे शक्तिशाली भी थे, यही कारण है। दिस वॉज रिजेंटेड बाई द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब सीधी सी बात, अच्छा पैसा होगा तो अपने बच्चों को अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाएंगे और उनकी जो इकोनॉमिक मतलब जो आर्थिक स्थिति है उससे मजबूत होंगे और अच्छे एजुकेशन लेवल अच्छा होगा उनका। ये बड़ा कारण ये भी था कि जो फ्रेंच भाषी लोग थे, हालांकि वो संख्या में कम थे, अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी के अंदर थे, लेकिन वो ज़्यादा धनी और शक्तिशाली हैं। आर्थिक एवं शिक्षा के विकास के प्रश्न को लेकर डच भाषाई समूह के जो फ्रेंच भाषी समूह का विरोध किया। मतलब आर्थिक और शिक्षा, अब सीधी सी बात है, जो कम होंगे और जो पैसे वाले लोग ज़्यादा अच्छे पढ़ेंगे, अच्छी बाहर की विदेशी स्कूलों में, अपने देश में भी ऐसा होता है कि अगर वो हाई लेवल की स्कूलों में पढ़ाई करते हैं तो बाकी जो नीचे लोग होते हैं वो उनका विरोध करते हैं। तो इन्होंने भी विरोध किया कि इनका एजुकेशन लेवल इतना टॉप है या इकोनॉमिक की दृष्टि से, मतलब आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, तो हम तो फिर कमज़ोर पड़ गए, जबकि संख्या में ज़्यादा है, क्योंकि ये 40% हो गए भी इनसे ज़्यादा शक्तिशाली है और वो 60% के करीब होने के बावजूद भी अच्छे पढ़े लिखे नहीं है। ये सब, तो ये भी एक कारण इन्होंने विरोध किया। अब करें तो क्या करें? तो इन दोनों समुदाय के मध्य 1950 से 60 ईस्वी के दशक परस्पर तनाव व संघर्ष बढ़ते चले गए। ठीक है, तो हुआ क्या कि द लेड ऑफ टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s के बीच में बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ गई, बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गए। अब इस टेंशन, सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ बढ़ेगी बताओ? आप खुद दिमाग लगाओ कि जहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है। सीधी सी बात है, ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग फ्रेंच भाषी हैं, जबकि पूरे देश में फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी में होते हुए भी खुद पावरफुल है, पढ़े लिखे हैं, शक्तिशाली हैं, तो सीधी सी बात है इसकी राजधानी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, ब्रुसेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई। यानी कि देश की राजधानी ब्रुसेल्स में ये स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई। ठीक है, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर अक्यूट इन ब्रुसेल्स। ये दो मेजर कारण थे, एक तो अलग अलग भाषाओं का बोलना, एक इनका मजबूत होना, पैसे वाले होना, दो कारण हैं। अब इनका सोल्यूशन क्या हो? जो सोल्यूशन ऑफ दिस टेंशंस, यानी कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, ऐसे कैसे नोट्स आपको बनाने हैं, बिल्कुल हेडिंग लगा के। ठीक है, तो अब करें क्या? तो वहाँ की जो सरकार थी, जो बेल्जियम के जो लीडर्स थे, उन्होंने एक काम किया कि बेल्जियम के नेताओं ने जो दो भाषी समुदाय हैं, एक तो डच भाषी है और एक फ्रेंच भाषी है, ठीक है,
इन दो भाषी समुदायों के मध्य जो संघर्ष बढ़ रहा था उनके समाधान हेतु पहले तो उन्होंने एकता के यानी कि यूनिटी के प्रयास किए कि भाई कैसे करके आप एक रहो, ऐसी कोई बात नहीं यार एक ही कंट्री के लोग हो ऐसा क्या करते हो, हर कोई ऐसा ही करता है, सीधी सी बात है। तो बेल्जियम लीडर्स मेड एफर्ट्स फॉर यूनिटी टू रिजॉल्व द ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़। तो पहले दिन को बचाने की कोशिश की, कैसी प्यार प्रेम से रखने की कोशिश की, लेकिन एक चीज़ उनको ये भी समझ में आई कि यार ज़्यादा प्यार प्रेम से अपन इनको यूनिटी के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि लोगों का अलग अलग संस्कृति का होना, अलग अलग कल्चर का होना, अलग अलग रीजनल प्रॉब्लम्स होती है, उनका सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर नेताओं को भी ये बात समझ में आई क्या कि उनकी जो क्षेत्रीय अंतर है और जो सांस्कृतिक विविधता है इसको उन नेताओं ने स्वीकार किया तथा इस संबंध में 1970 से लेकर 1993 के बीच में संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 महत्वपूर्ण अमेंडमेंट यानी संशोधन किए जो अपन नीचे पढ़ेंगे। यानी कि वहाँ के लीडर्स को ये समझ में आ गई कि अपन इनको ऐसे तो नहीं रख सकते, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान के अंदर एक ऐसा चेंज करना पड़ेगा कि संख्या में ज़्यादा कम भले ही लोग हो लेकिन एक जैसे लेवल बराबर हो। जैसे ऐसा मान लो कि हमारे देश के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट बनती है ना वो चाहे किसी भी स्टेट की बनो, चाहे किसी भी राज्य की सरकार बनो, जैसे केंद्र सरकार बनती है राज्यों के अंदर राज्य सरकार बनती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, हमेशा हर जाति धर्म के लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व यानी कि बराबर इनको रिप्रेजेंटेटिव उनके होते हैं। जैसे कि ST/SC से भी लिया जाता है, OBC से भी लिया जाता है, जनरल से भी लिया जाता है, महिलाओं में भी लिया जाता है और भी खूब सारे ऐसे वर्ग के हर कैटेगरी से लोगों को मंत्री बनाया जाता है ताकि हमारे देश के अंदर बैलेंस बना रहे। हमेशा ही हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, हर देश या राज्य में ऐसा होता है, ठीक है। वैसा के वैसा इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, ये संख्या में भले ही कम ज़्यादा हो, अपन हमारे देश के अंदर जो कैबिनेट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंदर जितने भी मंत्री होंगे वो बराबर होंगे। डच भाषी भी बराबर होंगे, जो डच लैंग्वेज बोलते हैं, और जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं वो बराबर लैंग्वेज के मंत्री या मिनिस्टर होने चाहिए। ऑटोमेटिक कुछ लोगों का प्यार प्रेम हो जाएगा। बिल्कुल, ये 4 संशोधन किए। क्या किए इन्होंने कि हाँ, यहाँ से अपन पढ़ेंगे, ही एक्सेप्टेड द रीजनल डिफरेंसेस बिटवीन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इन द रिगार्ड्स बिटवीन 1970 1933 4 important amendments in the constitution and implemented in the following system। और 4 जो अमेंडमेंट किए 1970 से लेकर 1933 के बीच में। टाइम पीरियड भी जरूर लिखना है, जितनी कोशिश हो एग्जाम के अंदर टाइम पीरियड याद रखना। अगर नहीं याद होता हो तो गलत मत लिखना, वो तो मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि एग्जाम जैसे आप कोई क्वेश्चन आंसर लिखते हो, अगर ये ईयर ना याद रहे तो छोड़ दिया करो, लेकिन कोशिश करना कि याद रह जाए। 1970 से लेके 1993, ये यहाँ पर 93 कर लेना, 1993 के बीच में जो जो चेंजेज हुए वो देखो। पहला तो इन्होंने ये करा कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। बात समझ में आ गई आपके? बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन prescribes that the numbers of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government, ठीक है। Some special laws require the support of majority of number from each linguistic group। एक बात और ध्यान देना, पहली बात तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टरों की संख्या, मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी, तो बहुत सारा सोल्यूशन तो वहीं हो गया, क्योंकि हर जाति धर्म का लोग ये देखता है कि मेरी सुनने वाला आगे कौन है। हालांकि इससे एक खुश करके वो चीज़ वाली सिस्टम है, और ऐसा होना भी चाहिए। हर कैटेगरी के लोगों का हर जगह ऊपर लाना ज़रूरी है, ऐसा होना चाहिए, यह इन्होंने किया। दूसरा, अगर कोई विशेष कानून बनाना हो, ध्यान देना, कुछ विशेष कानून तभी बनेंगे जब दोनों भाषाई समूह के सांसद यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है MP, वो बहुमत उसके पक्ष में हो। बहुत बड़ी बात है ये भी, यानी कि सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। यानी कि अगर कोई स्पेशल कानून बनाना हो, कोई विशेष कानून बनाना हो, स्पेशल लॉ बनाना हो, तो ऐसा नहीं है कि इनकी मंत्रियों की संख्या इतनी है तो बन जाएगा। लेकिन अब कोई भी कानून बनेगा तो दोनों की सहमति होगी, डच भाषी की भी और फ्रेंच भाषी की, जिसका ज़्यादा मेजोरिटी होगा। यानी कि मेजोरिटी उसे बोलते हैं कि अगर 100 जने हैं, ठीक है, तो अगर 50+1 ने अगर हाँ कर दे तो कानून बन जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब आधे से एक ज़्यादा हमेशा मेजोरिटी होता है।
हालांकि मेजोरिटी का रेशियो अलग रखा जाता है, कभी 1 2 3 वो अलग अलग चीज़ें, लेकिन सिर्फ मेजोरिटी शब्द का मतलब होता है 50+1, यानी कि आधे से एक ज़्यादा। ठीक है, अगर 50+1 हाँ कर देते हैं तो कोई भी स्पेशल कानून अगर बनाना हो तो बन जाएंगे कि वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP है, सांसद है, उनकी यस होना चाहिए। तो बहुत अच्छा, एक तो ये चेंज किया, 3 और कौन कौन चेंज किए वो अपन अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसी का सेकंड पॉइंट अगला। वैसे तो आपको ओवरऑल वो चार्ट वाली बात समझ में आ गई, तो ये बहुत इजी चीज़ें हैं, लेकिन कैसे लिखना वो तरीका बता रहा हूँ कि मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। मतलब कि बहुत सारी जो पावर थी, जो केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी। दिमाग में आ रहा है आपकी बात कि 2 इलाके कौन से? डच भाषी और फ्रेंच भाषी। ठीक है, दोनों लैंग्वेज के जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर डिवाइडेशन कर दिया हमारी सरकार का। ठीक है, इसका मतलब यानी ये हुआ कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, यानी कि द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉट सबऑर्डिनेट यानी कि उसके अधीन नहीं है। ये एज लाइक हमारा देश जैसे इंडिया हमारे यहाँ पर 28 स्टेट, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, सब। तो जैसे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान सरकार एक सेपरेट सरकार है, यूपी सरकार एक सेपरेट सरकार है, वो केंद्र के अधीन नहीं है कुछ मामलों को छोड़ के। कुछ मामले हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, वो बातें माननी भी पड़ती है। आगे बताऊंगा मैं आपको कि जब स्टेट गवर्नमेंट नहीं बात मानती सेंट्रल गवर्नमेंट की तो एक कुछ अलग नियम कायदे होते हैं जिनके साथ उनको कार्रवाई की जा सकती है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आगे बताऊंगा बातें, लेकिन हाँ मोस्टली हर स्टेट अपना सेपरेट होता है, अलग सरकार होती है, अलग नियम कायदे होते हैं, वो उसके सबऑर्डिनेट नहीं होता। वैसा के वैसा इन्होंने किया तो बहुत अच्छा काम कर दिया, लड़ाई मिट गई। यानी कि जो फ्रेंच भाषी थे और डच भाषी थे उनको अलग अलग गवर्नमेंट दे दी और अलग अलग रीजन में उनको अलग अलग स्टेट बना के वहाँ पर सेपरेट सरकारें बना दी जो उनके अधीन नहीं है अब सेंट्रल गवर्नमेंट के। फिर मेन चीज़ आई ब्रुसेल्स की। ठीक है, ब्रुसेल्स का मतलब जो राजधानी थी जहाँ पर 80% लोग थे फ्रेंच भाषी, तो उस ब्रुसेल्स का सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, कॉम्प्लीट था। तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। बहुत बड़ी बात लिखी हुई यहाँ पर, सोचो 80-20 का रेशियो था, 80 फ्रेंच भाषी 20 डच भाषी, कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। लेकिन फिर भी वहाँ की सरकार तो अलग है, ब्रुसेल्स कैपिटल है और राजधानी है, लेकिन वहाँ पर बराबर प्रतिनिधित्व रखा गया चाहे भाषा कितनी भी हो। यही है सबसे अच्छी बात कि हालांकि लोग 20% थे या 80% थे, लेकिन रेशियो बराबर बिठाया गया कि अगर 10 मंत्री हैं तो 5 इनके तो 5 इनके, लड़ाई खत्म। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात बताई। ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा था? इक्वल था, प्रतिनिधित्व समान था। चौथा पॉइंट, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा अब यहाँ पर एक अलग सरकार बनाई, तीसरे स्तर की सरकार काम करती थी जिसका नाम था सामुदायिक सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक तीसरी सरकार काम करती थी जिसका नाम था द कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि सामुदायिक सरकार। अब ये सामुदायिक सरकार क्या होती है, यही आपको एक बात समझनी है। सामुदायिक जैसा नाम है कम्युनिटी, तो यानी कि किसी एक समुदाय की सरकार, किसी एक कम्युनिटी की सरकार, चाहे वो डच भाषी की हो, चाहे फ्रेंच भाषी की हो, चाहे जर्मन 1% है फिर भी जर्मन की हो। क्यों? ये सरकारों का क्या फ़ायदा होता है कि ये अपने वहाँ पर जैसे कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी होती है उनका हमेशा उनकी कल्चर का, यानी उनकी संस्कृति का, उनके पहनावे का, उनकी भाषा का, सबका ध्यान रखते हैं। और छोटी छोटी जगह बन जाती, जैसे कह दिया कि 5000 लोग फ्रेंच भाषी, तो 5000 लोगों की भी एक सामुदायिक सरकार हो जाएगी। वो फ्रेंच भाषी लोग मिलकर अपने एक समुदाय की सरकार चुन लेंगे, जो भी दिक्कत होगी उसको बताएंगे, वो आगे सरकार के मंत्रियों को बताएंगे और मंत्री जो भी सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात कर दी। अब तो कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा ही नहीं, जड़ से कहते हैं ना दिक्कत सोल्व हो जाएगी अब तो, क्योंकि अब जर्मन लोग कितने हैं? ओनली फॉर 1% है, 1% है, तो उनके लिए तो फिर सरकार तो कभी होनी नहीं है, क्योंकि 1% लोग होंगे तो क्या। लेकिन कम्युनिटी गवर्नमेंट उनकी बन सकती है। सपोज वो कहीं पर भी 1000 जने भी है ना, तो कोई बात नहीं,
कम्युनिटी गवर्नमेंट बन जाएगी। हालांकि जो ये बेल्जियम है ना, वो हमारे हरियाणा से भी छोटा है। एक रेशो दिखाया गया है कि हमारा जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा जो स्टेट है, उससे भी छोटा देश है, लेकिन वो कोई नॉलेजेबल बात है, वो कोई बड़ी क्वेश्चन एग्जाम नहीं आता वहाँ से, लेकिन हरियाणा से छोटा सा देश है ये, इसलिए ये चीज़ें भी आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। इस सरकार की क्या खास बात है कि इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, और यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग ऑन वन लैंग्वेज कम्युनिटी, चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन स्पीकिंग हो, नो मैटर वेयर दे लिव। कोई मैटर नहीं करता कि वो कहाँ रहते हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं, अपने 5-6,000, 4,000, 2,000 इकट्ठे होकर सरकार बना सकते हैं, क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी की है। ध्यान रखना, मैंने आपको बता दी बात पूरी कि डच, फ्रेंच और जर्मन जो बोलने वाले लोग हैं, उस समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हो, वो इस सरकार को बना सकते हैं। ये सरकार क्या करेगी? इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है कि अब हमारे संस्कृति में ये होना चाहिए, अब शिक्षा में क्या करना चाहिए। जैसे बहुत पहले गर्ल्स का एजुकेशन रेशियो कम था, लेकिन धीरे धीरे समुदाय के लोगों को बिल्कुल नीचे लेवल से स्टार्ट दिमाग में बिठाया गया, गर्ल्स को पढ़ाना चाहिए, फिर लड़कियों को पढ़ाया गया, लोगों को समझाया गया। ठीक है, ये एक सब बातें सामुदायिक सरकारें करती है, क्योंकि जो बिल्कुल गाँव देहाती ढाणी के जो लोग होते हैं वो नहीं मानते इस चीज़ को, उनको समझाना पड़ता है, सारे लोग मिलकर समझाते हैं, तो फिर धीरे धीरे आगे बातें बनती है। तो दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। ये सारे इशू उठाते हैं और आगे अपनी गवर्नमेंट जो भी होती है उनको बताते हैं। ठीक है, ओके। फिर मैंने थोड़े से 2 क्वेश्चन और ले लिए हैं इससे रिलेटेड, ये वो कि विच कंट्रीज बॉर्डर बेल्जियम। ठीक है, आज अपने बेल्जियम की बात करिए। ऐसा ही क्वेश्चन श्रीलंका का क्यों लूँगा कि श्रीलंका में क्या कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत ही शानदार। सारी कुछ इस एक ही क्वेश्चन में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अगर आपने ढंग से पढ़ा, मेरे साथ में नोट्स बनाई तो। विच कंट्रीज बॉर्डर बेल्जियम, तो बेल्जियम है ना, उसका जो बॉर्डर है, हालांकि आपकी बुक में लिखा हुआ था इसलिए लिख लिया, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1 मार्क्स में आ सकता है कि बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों से लगती है। तो फ्रांस से लगती है, नीदरलैंड से लगती है, जर्मनी से लगती है और लक्समबर्ग से लगती है, यानी कि लक्सबर्ग बोलते हैं हिंदी में। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्सबर्ग से बेल्जियम की बाउंड्री या बेल्जियम की सीमाएं लगती है। लास्ट क्वेश्चन, बेल्जियम इज अ कंट्री इन विच कॉन्टिनेंट, जो बेल्जियम देश है वो किस महाद्वीप के अंदर आता है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है बिल्कुल आपकी बुक में, यूरोप महाद्वीप के अंदर बेल्जियम आता है, यानी कि यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम किस महाद्वीप के अंदर आता है? यूरोप महाद्वीप का। मैंने कहा था नोट्स ऐसे बनाऊंगा कि सिंगल क्वेश्चन किसी भी लाइन से नहीं छूट सकता, ये मेरी गारंटी है। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करते रहना है, बहुत अच्छे से मेरे साथ के साथ नोट्स बनाना है, जो भी टेस्ट होंगे वो टेस्ट देना है। इस लेवल की तैयारी हो जाएगी आपकी एक दिन कि सब कुछ इन नोट्स के अंदर से ही आएगा, चाहे कितना भी डीप पेपर आ जाए, चाहे 1 मार्क्स का आए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स का आए, चाहे वो 2 मार्क्स का आए, चाहे कैसा भी ऑब्जेक्टिव आए, चाहे बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आए, सब कुछ इन नोट्स के अंदर से ही आएगा, क्योंकि अपन ने कुछ छोड़ा ही नहीं। एनसीईआरटी की जड़ खोद देंगे अपन। ठीक है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, रेगुलर स्टडी करो, रोज़ रिवाइज करते रहना। ठीक है, ओके।